बेटे जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बिग बैंग, द बिग बैंग फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग क्या है बेटे, आप इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बिग बैंग को डिटेल, बिग बैंग की डिटेल में जाने से पहले हमें पहले देखना होगा व्हाट इज कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी क्या है बेटे? कॉस्मोलॉजी असल में ये एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच है। एस्ट्रोनॉमी की ब्रांच है जिसमें जो डील करती है यूनिवर्स को, ना सिर्फ यूनिवर्स बल्कि इसके कुछ ये चार पॉइंट्स को डील करती है, स्पेशली नेचर ऑफ यूनिवर्स, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो कॉस्मोलॉजी इट एक्चुअली डील विद द यूनिवर्स, नेचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन बेटे ये याद रखना, यूनिवर्स की नेचर क्या है, क्या कुछ है यूनिवर्स में, कैसे ये अरेंज्ड है, इसका ओरिजिन क्या है, और इस वक्त जो शक्ल है यूनिवर्स की ये कैसे बनी। तो इन तमाम चीज़ों को डील करती है कॉस्मोलॉजी एंड इट इज़ द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी। बेटे ये थोड़ा सा पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल से लेकर जो बड़े जो कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत बड़े, जिनमें गैलेक्सीज, सुपर क्लस्टर और फिर इवन यूनिवर्स जो है, उनकी थोड़ी सी डिटेल दिखाई है। और फिर इन पार्टिकल या ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कैसे आपस में बाउंड है, किस फोर्स से बाउंड है, वो भी दिखाया हुआ है। अहमद ये क्या हो रहा है बेटे? अहमद ध्यान से सुनोगे? तो ये बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्क्स की। क्वार्क्स ये असल में, क्वार्क्स ये वो पार्टिकल हैं, आपको पता है वो छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जो आपस में मिलकर ये सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि बैरियन वगैरह बनाते हैं, यानी या फिर मेसोन बनाते हैं। तो क्वार्क के मिलने से कॉम्पोजिट पार्टिकल्स बनते हैं। और आपको पता है क्वार्क्स जब मिलते हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आपस में मिलते हैं। और और क्वार्क्स जो हैं ये, इनका अगर हम इनकी बात करें, अगर हम क्वार्क्स के डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन की 10⁻⁻16 मीटर्स तक है। और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं और जिसके नतीजे में बैरियन और मेसोन बनते हैं। आप लोगों को पता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पायोन वगैरह। बेटे जब ये मिलेंगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनेंगे, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह है। जैसे प्रोटॉन में दो अप और एक डाउन क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन में दो डाउन और एक अप क्वार्क होता है। और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो डायमेंशन है वो 10⁻13 मीटर्स है, और वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बाउंड होते हैं और मिलकर एटम का न्यूक्लियस बनाते हैं। और फिर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में जब इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो फिर एटम्स बनते हैं, और एटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बनता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स न्यूक्लियस के साथ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बाउंड होते हैं और जिससे एटम बनते हैं। और उनकी डायमेंशन एटम्स की 10⁻⁻13, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल इनकी डायमेंशन 10⁻⁻15 है। एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनेंगे, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से मिलेंगे। और फिर ये मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो मैटर, ये मादा जो हमें नजर आता है, ये मटेरियल ये बनेगा, और ये ग्रेविटी की वजह से ये बनेगा। और मटेरियल के मिलने से प्लैनेट्स, जैसे अर्थ, हमारा अर्थ इज इटसेल्फ अ प्लैनेट। और प्लैनेट के मिलने से सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जो है उनसे फिर स्टार्स के सोलर सिस्टम आपस में मिलेंगे ग्रेविटी से, तो फिर स्टार्स के क्लस्टर बनेंगे। स्टार्स के क्लस्टर में फिर कुछ गैसेस, कुछ क्लाउड, कुछ डस्ट वगैरह मिलेंगी, और साथ सोलर सिस्टम मिलेंगे तो ये गैलेक्सीज बनेगी। और गैलेक्सीज के मिलने से गैलेक्सी क्लस्टर्स, और गैलेक्सी क्लस्टर से सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर में बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी। और फिर इससे सुपर बहुत सारी गैलेक्सीज जो हैं वो मिलती हैं तो यूनिवर्स बनती है। और यूनिवर्स की डायमेंशन जो है 10⁻25 मीटर्स है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से बाउंड है। तो बेटे ये थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स और कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। बेटे बिग बैंग क्या है? बिग बैंग जो है ये 1927 में प्रपोज की गई थी। और बिग बैंग जो है ये असल में एक सिंगुलैरिटी से बिग बैंग हुई है, बनी है। यानी बिग बैंग, जो बिग बैंग असल में एक, आप समझ ले, बिग बैंग थ्योरी की चलो पहले बात करते हैं। तो बिग बैंग इटसेल्फ है एक एक्सप्लोजन,
और इस एक्सप्लोजन की रीजन क्या है, उस रीजन के बारे में जो मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरीज। तो बिग बैंग जो है ये, इसके बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, और उनमें से यानी आप ये समझ लें, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बारे में जो थ्योरीज हैं, उनमें एक थ्योरी, एक नजरिया जो है वो बिग बैंग है। और बिग बैंग ये एक सिंगुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ है। एक छोटा पॉइंट जो इन्फिनिटली स्मॉल था, इन्फिनिटली डेंसर था, इन्फिनिटली हॉट, और उसके 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 एक्सपेंशन से आगे फिर यूनिवर्स जो है वो क्रिएट हुई। तो ये वो पॉइंट जो अकेला पॉइंट था, उसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यकीन तो नहीं आता कि ये एक सिंगल पॉइंट से इतनी यूनिवर्स बड़ी कैसे बन गई, लेकिन आप लोगों को वो न्यूक्लियर फिजिक्स में क्वेश्चन मैंने दिया था ना, कि वो इतने प्रूव करें कि न्यूक्लियस का मास जो है वो इतने स्क्वायर क्यूबिक मिलीमीटर में इतने टन मास जो है वो कैसे आ सकता है। तो अगर वो एक छोटे पॉइंट के अंदर इतने टन मास आ सकता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर प्योर मटेरियल, किसी पॉइंट के अंदर प्योर मटेरियल है, तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा इन्फिनिट डेंसिटी हो सकती है। तो उस इन्फिनिट डेंसिटी वाले सिंगल पॉइंट, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, वहां से ये बिग बैंग हुआ और फिर यूनिवर्स जो है वो बनी है। तो बेटे बिग बैंग थ्योरी जो है ये, इसके बारे में कंफर्म अभी बिलीव नहीं, लेकिन 10 से 15 अरब साल पहले ये हुआ है धमाका। और मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं वो एग्री हैं कि तकरीबन 13.7 टू 13.8 बिलियन ईयर अगो ये बिग बैंग हुआ था, और जिसके नतीजे में यूनिवर्स बनी। और स्टार्ट में इसमें दो एलिमेंट, हाइड्रोजन और हीलियम, ये क्रिएट हुए, और बाद में फिर इनके फ्यूजन से लिथियम और बेरिलियम, और फिर इस तरह हैवी एलिमेंट बनते गए। बेटे याद रखना, ये सबसे पहले 1927 में ये बेल्जियन एस्ट्रोनॉमर था, जिसे हम कहते हैं जॉर्ज हेनरी लेमटर। इसने एक आइडिया दिया बिग बैंग के बारे में, इसने आइडिया दिया था, लेकिन इसने कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उस वक्त नहीं दी थी। और फर्स्ट जो आइडिया इसका था बिग बैंग का, लेकिन बाद में इसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉमर ने इसको प्रूव किया। तो पहला इनिशियल जो आइडिया था बिग अबाउट बिग बैंग, दैट वाज गिवन बाय जॉर्ज हेनरी लेमेटर। इसके बाद 1929 में ये एडविन हबल ने अपना लॉ दिया था, और ये लॉ जो था ये एक बहुत अच्छी एविडेंस था बिग बैंग की। ये लॉ क्या है? हबल ने लॉ जो है उस हबल के लॉ की जो लॉ क्या है उस पर बात करते हैं, लेकिन हबल के लॉ की जो बेस है वो वो है बेटे रेड शिफ्टिंग जो है ना गैलेक्सीज की टुवर्ड रेड एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये बेस है, इसको जरा समझना है। गैलेक्सीज की शिफ्टिंग टुवर्ड रेड एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना लाइट का, अगर हम उसमें देखें तो आप ये छोटी सी चीज को देखें कि अगर कोई बॉडी, जैसे आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, डॉपलर इफेक्ट फॉर साउंड वेव तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन डॉपलर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो भी उसी तरह का ही है बिल्कुल, कि अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है तो उसकी, तो फिर आपकी तरफ जब आएगी तो रेडिएशन जो रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये आपस में ये सिकुड़ जाएंगी और इनकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। और वेवलेंथ कम होगी तो फिर ये मूव करेंगे टुवर्ड ब्लू शिफ्ट, तो ये इनकी ब्लू शिफ्टिंग होगी। और अगर कोई चीज आपसे दूर जा रही है, बात को समझना है, तो फिर वो दूर जा रही है तो ये वेव जो है वो एक्सपैंड हो जाएंगी और उनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और आपको जो जो स्पेक्ट्रम शिफ्टिंग नजर आएगी वो रेड होगी, क्योंकि रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ब्लू लाइट। अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है तो फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो ब्लू शिफ्टिंग होगी, और अगर कोई चीज आपसे दूर जा रही है तो रेड शिफ्टिंग होगी। तो एडविन हबल ने ऑब्जर्व किया था रेड शिफ्टिंग को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो जो डिस्टेंट गैलेक्सीज और स्टार से लाइट आ रही थी, उस लाइट की
शिफ्टिंग चेक की तो वो रेड थी, मीन के वो आपसे दूर जा रही थी। इसका मतलब ये नॉट फॉर ईच कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट बट मोस्ट ऑफ द कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में ऐसे था। कोई ऐसा भी तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हर ऑब्जेक्ट दूर ना जा रहा हो, कोई आपकी तरफ भी आ रहा हो, लेकिन मोस्टली क्या था, रेड शिफ्टिंग थी। और मोस्टली रेड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मोस्टली जो लाइट आ रही थी कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट से, उनकी शिफ्टिंग क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, रेड शिफ्टिंग थी। तो इस रेड शिफ्टिंग को बेस बनाकर हबल ने अपना लॉ दिया था। तो दिस वाज द ग्राउंड बिहाइंड द हबल लॉ। सो हबल ने अपना लॉ प्रपोज किया। बेटे आप लोग शायद इस बात को समझ गए हैं कि ये रेड शिफ्टिंग क्या जाहिर करती है कि मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज एंड कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम अस। तो इस वजह से रेड शिफ्टिंग जो है वो नजर आई थी। हबल लॉ क्या था? हबल ने, एडविन हबल ने जो लॉ दिया उसके मुताबिक ये था कि गैलेक्सीज और स्टार्स ये हमसे दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहे हैं तो फिर यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है, लेकिन इनके दूर जाने की जो वेलोसिटी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो किस हिसाब से दूर जा रहे हैं। हबल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हबल लॉ, जो जो ऑब्जेक्ट्स ज्यादा दूर हैं वो तेजी से दूर जा रहे हैं, और जो ऑब्जेक्ट करीब हैं वो स्लोली दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूर वाले ऑब्जेक्ट तेजी से दूर हो रहे हैं और करीब वाले स्लोली दूर हो रहे हैं। तो हर एक ही दूर हो रहा है, लेकिन हर एक की रिसीडिंग स्पीड यानी रिसेशनल वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट है। एक जैसी स्पीड से दूर नहीं हट रहे, बल्कि कुछ तेजी से दूर हो रहे हैं, कुछ स्लोली दूर हो रहे हैं। और जो तेजी से दूर हो रहे हैं जाहिर है वो उनका फिर डिस्टेंस भी हमसे ज्यादा हो चुका होगा, और जो स्लोली दूर हो रहे हैं उनका डिस्टेंस भी। तो जो रिसेशनल या रिसीडिंग वेलोसिटी है ये प्रोपोर्शनल उनके डिस्टेंस के। तो ये हबल लॉ स्पेशली है। और अगर आप इसको रिवर्स करें तो फिर क्या होगा? फिर बेटा ये होगा कि जो स्टार या गैलेक्सीज हमसे तेजी से दूर हो रहे हैं, अगर रिवर्स करेंगे तो तेजी से करीब आएंगे, और जो करीब हमारे हैं वो स्लोली दूर हो रहे हैं, और अगर हम रिवर्स करेंगे तो स्लोली वो स्लोली करीब हमारे आएंगे। तो दूर वाले तेजी से करीब आएंगे, करीब वाले स्लोली करीब आएंगे, सारे करीब, और अल्टीमेटली सारे क्या करेंगे, एक पॉइंट पर इकट्ठे हो जाएंगे। और वही पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है। इसका मतलब है तमाम एक ही पॉइंट से निकले हैं। तो आप इस पॉइंट को समझेंगे जरा। तो यही अबल्ला था। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस, ये 1940 में, याद रखना, ये जॉर्ज लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो है ये पूरी स्पेस में फील्ड है। लॉन्ग वेव रेडिएशन, माइक्रोवेव यानी रेडिएशन पूरी स्पेस में फील्ड है, और इनको स्पेशल एंटीना से ऑब्जर्व भी किया गया। और जॉर्ज गैमोर ने 1940 में प्रेडिक्ट किया, इको इन्होंने इसने सुनी उस बिग बैंग के एक्सप्लोजन की। यानी देखो ना, अगर बिग बैंग कभी हुआ है तो साउंड वेव्स जो हैं वो तो स्पेस में मौजूद होंगी ना। तो उन साउंड वेव्स को की इको जो है वो ऑब्जर्व की गई थी 1940 में। जॉर्ज गैमोर ने उसको ऑब्जर्व किया था, प्रेडिक्ट किया था। तो इसका मतलब है ये फिर एक्सप्लोजन कभी ना कभी हुआ है। बेल लेबोरेटरी में ये दो साइंटिस्ट, एर्नो पिंजाज और रॉबर्ट वेल्सन, इन्होंने बेल लेबोरेटरी में उन सिग्नल को, उस नॉइज को डिटेक्ट किया था बेल लेबोरेटरी में। तो और फिर इन्होंने ये भी देखा कि यही सिग्नल जो है हर तरफ से आ रहे थे। इसका मतलब है बिग बैंग के ये नॉइज जो है वो यूनिवर्स में अभी भी मौजूद है, और इन्होंने ऑब्जर्व किया। कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, ये 1989 में 15 बिलियन लाइट ईयर स्पेस में, ये टेम्परेचर, असल में ये बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, ये वो टेम्परेचर बिग बैंग के नतीजे में जो हीट वेव्स प्रोड्यूस हुई थी और जो यूनिवर्स में रह गई थी, उनकी एविडेंस जो है ना वो COBE यानी कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर से हमने उन टेम्परेचर चेंजेस को ऑब्जर्व किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, साउंड वेव, हीट वेव्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑब्जर्व हुई हैं, और ये बिग बैंग की एविडेंस जो है वो जाहिर करती हैं। बिग बैंग सिर्फ एक थ्योरी, एक तो बिग बैंग थ्योरी है, लेकिन यूनिवर्स के बारे में एक और थ्योरी जो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी
और वो काफ़ी देर कायम रही। अब उस थ्योरी पे इतना बिलीव नहीं है जितना बिग बैंग पे बिलीव है। तो वो थ्योरी स्टेडी स्टेट थ्योरी है, और स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है ये बिग बैंग के ऑपोजिट है। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक तो ये है कि ये एक पॉइंट सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हुई है और मुसलसल एक्सपैंड हो रही है, जबकि अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट थ्योरी यूनिवर्स जो है वो एज इट इज, जैसे है ऐसे की ऐसे ही हमेशा से मौजूद है। तो पहले ये स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है ये ज़्यादा मानी जाती थी, लेकिन जब ये एडविन हबल ने हबल टेलीस्कोप बनाई और फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से मुख्तलिफ एविडेंस ली और उनकी मूवमेंट देखी, तो फिर ये नई थ्योरी जो है इसको बिग बैंग जो है उसको ये देखा गया। तो ये स्टेडी स्टेट थ्योरी ये थी। अब हम बात करते हैं एविडेंस की। बिग बैंग की एविडेंस क्या है? तो एविडेंस जैसे आपने पीछे देखा, इसमें सबसे पहले ये एविडेंस तो हबल लॉ इटसेल्फ है कि 1929 में जब हबल ने लॉ दिया था तो उसके मुताबिक यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, और एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमसे ज़्यादा दूर हैं वो तेज़ी से दूर जा रहे हैं, जो करीब हैं वो स्लोली दूर जा रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, और इसका मतलब यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड हो रही है। और अगर हम इसको रिवर्स करें तो फिर ये सारी सारी की सारी एक पॉइंट पर इकट्ठी होंगी, और उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया। तो ये हबल लॉ जो है ये एक एविडेंस है बिग बैंग की। तो पहली एविडेंस तो ये बनती है। अगर हम देखें अबंडेंस ऑफ लाइट एलिमेंट का यूनिवर्स में मौजूद होना, आपको पता है स्टार्स में ये लाइट एलिमेंट, हैवी एलिमेंट तो मौजूद नहीं, लाइट एलिमेंट और फ्यूज होकर हैवी एलिमेंट बनाते हैं, साथ इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। सो ये लाइट एलिमेंट का पहले से मौजूद होना ये भी बिग बैंग की एविडेंस है। ज़ाहिर है अगर एक सिंगुलैरिटी से ये बिग बैंग जो है ये स्टार्ट हुई है, तो सिंगुलैरिटी में पहले न्यूट्रॉन्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, फिर इनकी फ्यूजन से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम बने, और फिर इसी तरह हैवी एलिमेंट बनते गए। तो ये अभी भी स्टार्स में और गैलेक्सीज में चूंकि लाइट एलिमेंट मौजूद हैं, तो ये इजहार करता है कि बिग बैंग जो है ये बिग बैंग से स्टार्ट हुआ यूनिवर्स का। फिर ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये ऑब्जर्व की गई, वो रेडिएशन जो रह गई थी हीट वेव्स की रेडिएशन जो यूनिवर्स में अब मौजूद हैं, और उनको फिर ऑब्जर्व भी किया गया। तो ये इटसेल्फ एक एविडेंस है बिग बैंग की। बिग बैंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इन लिमिटेशन में पहला स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो स्ट्रक्चर है, यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, ये इसके बारे में बिग बैंग कुछ नहीं बताती कि ये स्ट्रक्चर जो है ऐसा कैसे वजूद में आया। तो दिस बिग बैंग थ्योरी हैज नो स्ट्रक्चर अबाउट द यूनिवर्स। तो ये एक लिमिटेशन है। इसके अलावा ये फ्लक्चुएशन जो बैकग्राउंड रेडिएशन की फ्लक्चुएशन है, यानी हर जगह पर एक जैसी नहीं, कहीं कम कहीं ज़्यादा है। तो ये कैसे ये फ्लक्चुएशन है, और फिर इसके नतीजे में ये गैलेक्सीज और स्टार के साथ इनको कैसे रिलेट किया जाए, ये भी एक लिमिटेशन है बिग बैंग की। और फिर इन्फ्लेशनरी यूनिवर्स के यूनिवर्स कैसे फैल रही है, इन्फ्लेशन यूनिवर्स जो है ना, यूनिवर्स की इन्फ्लेशन, ये इसके बारे में बिग बैंग कुछ नहीं बताती कि यूनिवर्स फैल क्यों रही है। ये वाली जो ये भी एक लिमिटेशन है, और ऐसा ये पजल है जो अनटेस्टेड और अनएक्सप्लेनेबल है। तो ये इन चीज़ों के बारे में अगर देखा जाए तो इनके बारे में यूनिवर्स, ये बिग बैंग की ये तमाम चीज़ें जो ये लिमिटेशंस है, ये कुछ नहीं, ये वो मुख्तलिफ फील्ड बताए हुए हैं। तो ये सारा था। इसके साथ साथ आप लोगों ने अब लॉ की डिटेल में थोड़ी सी और बताऊंगा यहाँ पर, और आप उसको कोशिश करेंगे। अगर हम हबल लॉ की डिटेल में जाएं तो हबल लॉ में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें वेलोसिटी प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के, यानी जो कॉस्मोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हमसे जो डिस्टेंस है और उनकी रिसीडिंग वेलोसिटी जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल। तो फिर हम कह सकते हैं अगर रिसीडिंग वेलोसिटी या रिसेशन वेलोसिटी को हम v से ज़ाहिर करें और डिस्टेंस को d से, then we can say that v is proportional to d and v is equal to h naught d
हियर एच नॉट इज कांस्टेंट, एच नॉट कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये हबल लॉ का रिलेशन है, v इज इक्वल टू एच नॉट डी, याद रखना। और यहाँ पर जो हबल एच नॉट है, ये हबल कांस्टेंट है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो अभी तक अनडिटरमिन है, लेकिन बिलीव यही है कि इसकी वैल्यू 45 टू 90 के दरमियान है, और नॉर्मली लिटरेचर में ज़्यादातर 70 71 ये ली जाती है। लेकिन इसके यूनिट्स क्या है, याद रखना, हबल कांस्टेंट के यूनिट है किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार सेकंड। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये यूनिट्स हैं किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पार सेकंड। मैं अभी ये सारा आपको बता देता हूँ, इसके यूनिट्स का मतलब क्या है। देखो बेटे, 70 अगर हबल एच नॉट की वैल्यू 70 है तो इट मीन 70 किलोमीटर पर सेकंड। 70 किलोमीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट ऑफ डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ये 70 किलोमीटर पर सेकंड कांस्टेंट इसकी वैल्यू है। तो बट नॉट ओनली 70 किलोमीटर पर सेकंड, बल्कि ये 1 मेगा पर सेकंड में 70 किलोमीटर पर सेकंड है। और मेगा पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी एक खास डिस्टेंस जिसको हम मेगा पर सेकंड कहते हैं, उस डिस्टेंस के अंदर हबल की वैल्यू जो है वो 70 किलोमीटर पर सेकंड है। तो अगर हम डबल ले लें इससे तो फिर ये कांस्टेंट की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो ये आपने समझना इस बात को। अब मेगा पर सेकंड क्या है, मेगा तो आपको पता है 1 मिलियन है, और पर सेकंड ये यूनिट डिस्टेंस का यूनिट है। और कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, आप ऐसे समझ लें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लो आप पहले। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जमीन और सूरज के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वाले कोई भी डिस्टेंस वाले कोई ऑब्जेक्ट ले लें दो, तो हम यही जमीन और सूरज ले लेते हैं। और इससे दूर कहीं भी किसी स्टार को अगर हम लें, तो आप सूरज से भी एक लाइन खींचें उस स्टार तक, और अर्थ से भी लाइन खींचें उस स्टार तक, दोनों लाइंस स्टार पर जाकर मिलेंगी, और वहां पर जितना एंगल बनेगा, अगर वो एंगल 1 सेकंड आर्क बन रही है, 1 आर्क सेकंड बन रही है, तो फिर जमीन से वो डिस्टेंस कितना होगा, 1 पार सेकंड, 1 पार सेकंड। और 1 पार सेकंड की वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स है, याद रखना। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.49 10⁻11 मीटर्स है। और तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये लाइट ईयर से, पार सेकंड लाइट ईयर से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 लाइट ईयर से, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर से कुछ कम है। तो याद रखना है आपने, 1 मेगा पर सेकंड में इसकी वैल्यू 70 किलोमीटर पर सेकंड है। अभी आप लोग देखें तो ये कर्व देखें, ये मुख्तलिफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ड्रॉ किया गया है। ये रिसेशनल वेलोसिटी यानी उनके दूर हटने की वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस। तो अगर हम इन दोनों के दरमियान मुख्तलिफ ग्राफ ड्रॉ करें तो हर ऑब्जेक्ट जो है जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, रिसेशनल वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। और अगर हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करें तो वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो ज़ाहिर करती है कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो ये ग्राफ भी इसी चीज़ को ज़ाहिर करता है। तो बेटे दिस इज ऑल अबाउट हबल लॉ एंड बिग बैंग। तो ये एक लेक्चर था पहला, अभी हम इसके डिटेल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में। तो आप लोग बेटे कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।